हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के बीएससी बीएड के पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट जो हमारे 2 वीडियो थे उसमें हमने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स फर्स्ट के अलजेब्रा के पेपर डिस्कस कर लिए थे। अब जो है हम फर्स्ट ईयर के कैलकुलस के पेपर यानी कि सेकंड पेपर जो आपका होता है जिसका टाइटल कैलकुलस है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में 2024 का पेपर देखेंगे और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 2025 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारे पार्ट ए से। तो पार्ट ए का जो क्वेश्चन 1 है कि राइट फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, यानी कि दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण जो है उसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। तो फॉर्मूला लिखने से पहले हम वक्र के बारे में बता देते हैं कि माना दो ध्रुवीय वक्र कौन कौन से हैं, r इक्वल टू F1 थीटा तथा r इक्वल टू F2 थीटा जो है बिंदु P जिसके निर्देशांक है r कोमा थीटा पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ओके, अब यदि दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखाएं ध्रुवांतर रेखा से, जो आपका रेडियल वेक्टर होता है ध्रुवांतर रेखा से क्रमशः φ1 तथा φ2 कोण बनाती है, तो प्रतिच्छेदन कोण दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण दोनों वक्रों के बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन कोण किस प्रकार से दिया जाता है। प्रतिच्छेदन कोण दिया जाता है tan φ इक्वल टू tan φ1 माइनस φ2 से। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है आपका प्रतिच्छेदन कोण से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं φ इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम, यानी कि जो टेलर प्रमेय है उसका हमें कथन लिखना है। तो देखते हैं इसको। तो टेलर्स थ्योरम क्या होती है कि हम मान लेते हैं यदि आपके पास कोई फंक्शन है f, कोई इंटरवल है a से लेके a प्लस h में, इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार डिफाइंड है, परिभाषित है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन ये है कि जो fn-1 है, n-1 ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है क्या है, अंतराल या संवृत अंतराल में संतत है। संवृत अंतराल a से a प्लस h में क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, संतत होने चाहिए। साथ के साथ इसका जो nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जो fn है विवृत अंतराल में विद्यमान है। विवृत अंतराल a से a प्लस h में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, विद्यमान है। तो टेलर प्रमेय क्या होती है, तब थीटा बिलोंग्स टू 0,1 इस प्रकार विद्यमान होता है कि इस प्रकार विद्यमान होता है कि ये जो फंक्शन है f(x) हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू, या a प्लस एच, एफ ए प्लस एच को हम लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं और n-1 तक लिख सकते हैं। तो h की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 f का n-1वां डेरिवेटिव प्लस h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और f का n वां डेरिवेटिव। बस यहाँ पर कंडीशन a नहीं आएगा, a प्लस थीटा इंटू एच आ जाएगा।
तो ये जो थ्योरम है इसको हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। और इसकी सहायता से किसी भी फलन का इस बिंदु ए के नेबरहुड में हम क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। नेबरहुड का मतलब होता है कि ए के पास का बिंदु, और ए के पास का बिंदु हम किस प्रकार से दे सकते हैं, ए प्लस एच, जहाँ एच जो है जैसे जैसे जीरो के नज़दीक जाएगा आपका ये जो पॉइंट है वो भी किसके नज़दीक जाएगा, ए के नज़दीक जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, टेलर्स थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व, यानी कि जो कार्तीय वक्र होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का सूत्र लिखना है। तो देखते हैं इसको। तो वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के लिए वक्रता त्रिज्या, ठीक है, किस प्रकार दी जाएगी, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसकी पूरी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी कार्तीय वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के लिए क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन असिम्प्टोट्स, यानी कि अनंत स्पर्शी क्या होती है उसको परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं। तो अनंत स्पर्शी की क्या परिभाषा होती है कि जब किसी वक्र का कोई बिंदु, वक्र का या वक्र पर बोल सकते हैं, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, कि वक्र पर स्थित कोई बिंदु जो है P वक्र के अनुदिश, वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो, अनंत की ओर चले, और इस स्थिति में जब ये अनंत की ओर जाता है तो उस स्थिति में किसी सरल रेखा से जो P की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सरल रेखा से P की लंबवत दूरी जो है वो क्या हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने लिखी है उसको हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो वह सरल रेखा जो है वक्र की एक अनंत स्पर्शी कहलाती है, वक्र की एक अनंत स्पर्शी असिम्प्टोट कहलाती है। ठीक है, तो कोई पॉइंट है वक्र पर, वो क्या होता है, अनंत की ओर जाता है, या तो x अनंत की ओर जाए या फिर y अनंत की ओर जाए। तो उस P से किसी स्ट्रेट लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर जीरो की ओर जा रही है, शून्य की ओर प्रवर्त हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत स्पर्शी कहते हैं उस स्ट्रेट लाइन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन बीटा फंक्शन, यानी कि बीटा फलन को परिभाषित कीजिए। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, निश्चित समाकल बीटा mn एक बीटा फलन कहलाता है, बीटा फलन कहलाता है, या अनंत समाकल लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है चलो, कहलाता है यदि बीटा mn जो है क्या होता है, इस प्रकार का इंटीग्रल होता है 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा mn कहते हैं, जहाँ पर रियल पार्ट ऑफ m, या फिर हम सीधा सीधा बात करें, रियल और कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते हैं, m और n आपके क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर m और n आपके पॉजिटिव है तब ये इंटीग्रल आपका क्या कहलाता है, बीटा फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रेक्टिफिकेशन, यानी कि चाप कलन को परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि किसी समतल वक्र के, किसी प्लेन कर्व समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई को ज्ञात करना चाप कलन कहलाता है। चाप की लंबाई को ज्ञात करने का जो प्रोसेस है
ज्ञात करने की प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं चाप कलन को चाप कलन कहा जाता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या कहता है कि कोई अगर प्लेन कर्व है, समतल वक्र है, उसके दो बिंदुओं के बीच में ये जो चाप की लंबाई है उसको फाइंड करना, उसको हम कहते हैं चाप कलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइंड होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि समघात समीकरण की परिभाषा लिखिए। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो वह अवकल समीकरण या वह प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वह प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जिसके प्रत्येक पद की कुल घात यानी कि डिग्री जो है वो क्या है, समान हो, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो व्यापक रूप से, जनरल फॉर्म में व्यापक रूप से प्रथम कोटि की समघात अवकल समीकरण निम्न प्रकार दी जाती है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, dy/dx इक्वल टू एक्स की पावर n f ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं समघात फलन, और ये जो अवकल समीकरण है इसको हम कहेंगे समघात अवकल समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस यानी कि यथार्थता का प्रतिबंध क्या होता है वो हमें लिखना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू 0 के लिए यथार्थता का प्रतिबंध निम्न होता है। क्या होता है यथार्थता का प्रतिबंध, तो कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस देखते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये आपकी जो कंडीशन होती है ये क्या होती है, यथार्थता का प्रतिबंध। तो ये भी जो इक्वेशन है, जो dx का गुणांक है उसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और dy का गुणांक है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्लेरेट्स फॉर्म यानी कि जो क्लेरेट समीकरण होता है, क्लेरेट रूप होता है, वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं। तो अवकल समीकरण y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी जो है क्लेरेट समीकरण कहलाती है। क्लेरेट समीकरण कहलाती है जिसका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल निम्न प्रकार दिया जाता है, निम्न प्रकार से दिया जाता है। तो सिंपल अगर क्लेरेट इक्वेशन है तो p की जगह हम c पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो p है इसका मतलब होता है dy/dx। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, क्लेरेट इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ये एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, d² + 2d+। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण, ये है आपका d² + 2d + 1
y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब ये पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो ये आपकी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस पी आई से दिया जाता है। ओके, तो पहले हम सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण, समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ये जो डी लिखा हुआ है इसकी जगह रख देंगे सिंपल कोई नया वेरिएबल एम। तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और इसको कर देंगे 0। यहाँ से m के मान निकालेंगे तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ m प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास m के मान आ गए -1 और -1, 2 बार इसलिए है क्योंकि पावर क्या है 2 है। तो अतः पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू, अब ये जो m के मान है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट कर रहे हैं तो सी एफ इस प्रकार से दिया जाता है c1 प्लस c2x ई टू द पावर mx। m कितना है माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। अब जो इक्वेशन आपको दे रखा है उसके राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो इसका कोई पी आई नहीं होगा, पी आई वैल्यू 0 होगी। तो अतः दिए गए समीकरण का व्यापक हल, दिए गए अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, ये जो सी एफ है वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका पार्ट बी आता है, पार्ट बी का यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट फॉर द कर्व आर इक्वल टू दिस द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल विद द रेडियस वेक्टर। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि वक्र ये जो हमें दे रखा है पोलर कर्व, इसमें स्पर्शी जो है ध्रुवांतर रेखा से एक अचर कोण पर झुकी हुई है। यानी कि हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाइंड करना है और दिखाना है कि वो कोण क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें जो वक्र का समीकरण है वो लिख लेते हैं। दिए गए वक्र का समीकरण क्या है आपका, दिए गए वक्र का समीकरण r इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, जहाँ a और अल्फा क्या है आपके कांस्टेंट है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में। तो हम पहले इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो r का अवकलन हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा। ए आपका कांस्टेंट है, ई की पावर का सेम रहता है, ई की पावर, लेकिन यहाँ पर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा के मल्टीप्लाई में क्या है, कोट अल्फा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा कोट अल्फा। तो दोबारा से अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो डी आर अपॉन डी थीटा हो गया ए कोट अल्फा ई टू द पावर थीटा कोट अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब हमें कोण निकालना है। तो यदि स्पर्श रेखा एवं ध्रुवांतर रेखा इनके बीच में जो एंगल है वो फाई हो तो आपका फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल टू आर अपॉन डी थीटा। आर की वैल्यू आपको पता है ए ई टू द पावर थीटा कोट अल्फा, और डी आर अपॉन डी थीटा अभी हमने निकाला है ए कोट अल्फा ए टू द पावर थीटा कोट अल्फा। वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ई की पावर से ई की पावर, हमारे पास केवल 1 अपॉन कोट अल्फा बचा है, और 1 अपॉन कोट क्या होता है, tan अल्फा के बराबर। तो आपका जो tan फाई है वो इक्वल हो जाएगा tan अल्फा के बराबर। अब दोनों तरफ हम tan इनवर्स ले लेंगे तो फाई इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, जो कि क्या है, अचर है। तो इस प्रकार दिए गए वक्र के लिए, दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा एवं ध्रुवांतर रेखा इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको कैलकुलस डिटेल से पढ़नी है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो, तो मैंने जो
मेरा जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग से, कैलकुलस की अलग प्लेलिस्ट है और डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर डिटेल में जाके आप वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल। यानी कि ये जो फलन हमें दे रखा है f(x = mod x), इसका अंतराल -a से 2 में हमें क्या करना है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है f(x = mod x), ओके। और x की जो वैल्यू है वो आपको इंटरवल दे रखा है -1 से लेकर 2 के अंदर। अब जो है यहाँ पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के लिए पहले हमें ये दिखाना होगा कि ये जो फलन है इस अंतराल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और विवृत अंतराल -1 से 2 में ये क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, तो अंतराल -1 से 2 के किसी बिंदु अल्फ़ा पर, कोई अल्फ़ा पॉइंट है उस पर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो f α-0 ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ α-h। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो f क्या है आपका मोड, तो ये मोड α-h हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मॉड अल्फ़ा हो जाएगा। तो f α-0 निकाल लिया, यानी कि लेफ़्ट लिमिट, और राइट लिमिट निकालेंगे α+0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ α+h, और f ऑफ α+h आपका क्या हो जाता है, मॉड α+h। h को 0 रखेंगे लिमिट को, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड अल्फ़ा। तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट आपकी क्या है, बराबर है। तो यहाँ जो लेफ़्ट लिमिट है वो बराबर है राइट लिमिट के, और दोनों बराबर है मॉड अल्फ़ा, और मॉड अल्फ़ा क्या है, f ऑफ अल्फ़ा के बराबर। तो कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है कि लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अतः फलन f(x) जो है पूरे के पूरे इंटरवल पर संवृत अंतराल -1 से 2 में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। ये हमारा एक कंडीशन तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा फंक्शन होता है mod x, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है वी शेप का, और ये जो पॉइंट है इस पर क्या बनता है, इस प्रकार का एक एज बनता है। तो इस पर ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर 0 पर हमें एक बार चेक कर लेना है कि अवकलनीय है या नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो विवृत अंतराल पूरे विवृत अंतराल पर होना चाहिए। तो -1 से 2 में एक पॉइंट 0 भी आ रहा है, में x = 0 पर। तो x = 0 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करता हूँ। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 -h माइनस f0 अपॉन -h, ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो देखते हैं 0 -h यानी कि f ऑफ -h, और ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू मोड होती है, तो मोड -h माइनस 0 अपॉन -h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड h हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। अब इसको जो है हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि ये -h है। मोड की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मोड x जो है x होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और -x होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का h है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, -h, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा मोड की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो h हो गया और नीचे क्या हो गया, -h, तो ये हो जाएगा -1। इस प्रकार से ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका 0 पर, वो क्या हो गया, -h। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो f डैश 0 + 0, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h डिवाइडेड बाई h, और मॉड h की वैल्यू क्या होगी, h ही रहेगी।
क्यों? क्योंकि एच क्या है, पॉजिटिव है, तो सेम टू सेम आ जाएगा, तो इसकी लिमिट जो है 1 के बराबर आएगी। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू +1 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो सिंस एफ डैश 0 माइनस 0 जो है वो बराबर नहीं है एफ डैश 0 + 0 के, अतः फलन एफ एक्स जो है x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी एक पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कहेंगे पूरे अंतराल में वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस प्रकार से, या हम इम्प्लीकेशन से लिखते हैं कि एफ एक्स जो है विवृत अंतराल -1 से 2 में क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब हम लांगराज मध्यमान प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लांगराज मध्यमान प्रमेय को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस पूरे के पूरे विवृत अंतराल में वो अवकलनीय होना चाहिए। तो अतः अंतराल -1 से 2 में फलन एफ एक्स के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा मोड एक्स, उसके लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। यही हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आपको चेक करना है कि ये लागू होती है और नहीं होती है। अगर लागू होती है तब हम उससे हमारा जो सी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो लागू ही नहीं हो रही है, तो हम आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड दी असिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ये आपके पास वक्र दे रखा है, इस वक्र की हमें क्या करनी है, अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर दिए गए वक्र का समीकरण, तो जिसकी अनंत स्पर्शियां हमें ज्ञात करनी है, तो x² - y² a² x² + y² - a³ x + y + a⁴ = 0। ये हमें वक्र का समीकरण दे रखा है। तो इसकी अनंत स्पर्शियां निकालने से पहले हम देखेंगे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां। तो वक्र के समीकरण में उच्चतम या x की उच्चतम घात के पद को शून्य रखने पर, x की उच्चतम घात के पद को शून्य रखने पर, तो x की उच्चतम घात क्या होगी, यहाँ से x² आ रहा है और यहाँ से भी x²। तो पहले काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीराइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। रीराइट करने का मतलब है कि हमने इसको इस प्रकार से लिखा, x² को अलग कर लिया, तो यहाँ से तो y² आ रहा है और यहाँ से आ रहा है -a², फिर बाकी का जो बचा है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ चाहूँ तो वक्र के समीकरण में x की जो उच्चतम घात है यानी कि x² के गुणांक को 0 रखेंगे, तो मुझे मिल जाएगा y² - a² = 0। और इसको सॉल्व करते हैं हम y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y = आ जाएगा +-a, जो कि क्या है, जो कि वक्र की x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी प्रकार वक्र के समीकरण में y के उच्चतम घात के पद को शून्य रखने पर, उच्चतम घात के पद को शून्य रखने पर, तो y की उच्चतम घात क्या होगी, यहाँ से देखो y² को कॉमन लेंगे इस बार, तो x² - a² बचेगा, सेम टू सेम। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x² - a² = 0, और यहाँ से x² = a² यानी कि x = +-a, और ये क्या हो जाएगी आपकी y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो जो कि वक्र की
जो कि वक्र की y अक्ष के समांतर क्या है, असिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शियां है। तो 4 अनंत स्पर्शियां मिल गई और वक्र की जो घात थी वो भी कितनी है, 4 डिग्री 4 है, 2 + 2 4 और 4 अनंत स्पर्शियां हमें मिल चुकी है। तो यही इसकी क्या होगी, टोटल अनंत स्पर्शियां। तो इस प्रकार दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां हैं, दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां क्या क्या होगी, एक होगी x = ±a और दूसरी y = ±a। एक तरीके से 4 हो गई, x = a, x = -a, y = a और y = -a, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव फॉर द कॉर्डियोइड ρ² / r इज कांस्टेंट। यानी कि हमें कॉर्डियोइड के लिए ये सिद्ध करना है कि ρ² / r जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। रो क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आपको जो कॉर्डियोइड दे रखा है उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कॉर्डियोइड आपको दे रखा है r = a 1 + cos थीटा। इसकी हमें क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा 2 बार। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dr/d थीटा क्या हो गया, a 1 का 0 और cos थीटा का -sin थीटा, यानी कि dr/d थीटा डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा माइनस का a sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसका पुनः थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, फिर से पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d²r/d θ² sin थीटा का cos थीटा, तो माइनस का a cos थीटा। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो नाउ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे लिख, तो ρ = होता है r² + dr/d थीटा का स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2। ठीक है, इसको मैं 3/2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, r² + 2 dr/d थीटा माइनस r dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d²r/d θ²। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है, जैसे r² की वैल्यू, तो r है हमारा a 1 + cos थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा a 1 + cos थीटा का स्क्वायर, फिर dr/d थीटा का स्क्वायर। देखो dr/d थीटा है आपका -a sin थीटा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a² sin² थीटा और इसकी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई r²। तो r² तो यही है a² 1 + cos थीटा का स्क्वायर + 2 dr/d थीटा का स्क्वायर, dr/d थीटा यही a sin थीटा, तो इसका स्क्वायर माइनस r a 1 + cos थीटा और d²r/d θ² इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का a cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू cos थीटा। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से आपका a² जो है कॉमन आ जाएगा, लेकिन पावर 3/2 के साथ आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे a² की पावर 3/2 1 + cos थीटा का स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस a² तो कॉमन ले लिया था, sin² थीटा बचेगा, इसकी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ से a² कॉमन आ गया, ये वापस सेम 1 + cos थीटा का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे +2 sin² थीटा प्लस ये जो cos थीटा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा + cos² थीटा। तो ये हमारे पास हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर देखो यहाँ से a² की पावर 3/2 ये बनेगा a³
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 और 1 मिलके क्या बन जाएगा आपका 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इसकी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर है नीचे। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो ये बनेगा 2 और एक पहले से है तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कोस थीटा और 1 कोस थीटा मिलके क्या बन जाएगा आपका 3 कोस थीटा। तो ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 की पावर 3/2 ये बचेगा आपका 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये आपका 3 कॉमन ले लिया मैंने तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√2/3a, 2 की पावर 3/2 2√2 हो गया। 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3/2 है और यहाँ पावर 1 है तो हमारे पास 1/2 पावर बच जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया वक्रता त्रिज्या रो का मान। अब हमें जो है स्क्वायर करना है इसका, क्योंकि रो स्क्वायर दिखाना है तो स्क्वायर कर देंगे तो रो स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 × 2/9 a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से रो स्क्वायर हो गया आपका 8/9, ठीक है, ए स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर है आर के बराबर। ये हमें जो वक्र का समीकरण है समीकरण 1 उससे हमने लिख लिया। तो अब मैं रो स्क्वायर अपॉन आर निकालता हूँ, तो रो स्क्वायर अपॉन आर जो है वो बन गया 8/9 ए स्क्वायर। ए आपका क्या है कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से हमें सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार दिए गए वक्र के लिए, दिए गए कर्व के लिए रो स्क्वायर अपॉन आर क्या है अचर यानी कि कांस्टेंट है, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो बिल्कुल हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, बस और कुछ भी इसमें नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, शी शो दैट गामा n इक्वल टू दिस, यानी कि हमें ये जो रिलेशन है गामा का ये प्रूफ करना है जहाँ n क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जो हमें इंटीग्रल दे रखा है उसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 log 1/y⁴ n-1 dy, ठीक है, ये इंटीग्रल दे रखा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम log 1/y को जो है वो मान लेते हैं कोई नया वेरिएबल t। अब इससे log 1/y जो है t के बराबर है, तो 1/y जो है आपका e की पावर t के बराबर हो जाएगा और y जो है वो e की पावर -t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। log वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। अवकलन करेंगे तो dy हो जाएगा -e की पावर -t dt। ये हमारे पास हो गया। अब सारी वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं, बट पहले एक काम करते हैं कि हम इसमें लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आपका y क्या हो 0 होगा, y 0 होगा तब t आपका क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। जब y आपका 1 होगा तब t आपका क्या होगा 0 होगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गई लिमिट हो गई। कैसे कि जब y इक्वल टू 0 रखेंगे log 1/0 यानी कि log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर, और जब 1 रखेंगे log 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो ये सारी जो वैल्यू है इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आई मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 की जगह इन्फिनिटी और ये आपका 0, ठीक है। log 1/y, log 1/y की जगह t रखेंगे तो t की पावर n-1 और dy की जगह हो जाएगा -e⁻t dt। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर -t, t की पावर n-1 dt। अब जो डेफिनेट इंटीग्रल है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लिमिट को क्या करें एक्सचेंज करें, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो हमारे पास क्या हो जाता है माइनस का साइन आ जाता है। तो जैसे ही मैं ये करूँगा मेरे पास माइनस का साइन आएगा जो कि इससे क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनल मेरे पास जो e मिल गया वो e की पावर -t, t की पावर n-1 dt मिल गया, जो कि क्या होता है गामा n। ये कहाँ से आया गामा फलन की
परिभाषा से, गामा फलन की परिभाषा से। तो अतः गामा एन जो है वो बराबर होता है आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग 1/y की पावर n-1 dy, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कोऑर्डिनेट r इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि इसकी कंप्लीट लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जो आपको वक्र दे रखा है या कार्डियोइड दे रखा है, दिए गए कार्डियोइड का समीकरण ये दे रखा है r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो पहले तो एक बार मैं ज्योमेट्री बता देता हूँ कि ये आपका जो कार्डियोइड है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये हृदय के आकार का होता है, इसलिए इसको हृदयाभ भी बोलते हैं हिंदी में। थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार का बनेगा ये, ठीक है, रिवर्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है r 1 प्लस कोस थीटा। अगर 1 प्लस कोस थीटा होता है तो ये इस तरफ बनेगा, और अगर 1 माइनस कोस थीटा है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज। तो मैं डायरेक्शन चेंज करके बना देता हूँ उसको। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है आपका क्या होता है, ये r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका थीटा इक्वल टू 0 होता है, ये थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो स्टार्ट होता है 0 से, ये π/2, फिर ये आपका थीटा इक्वल टू पाई, इस प्रकार से ये मूव करता है। तो ये कार्डियोइड है, इसकी हमें संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, जो भी वक्र है उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर उससे हमें क्या मिलेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से हमें मिलेगा dr/d थीटा, जो कि क्या होगा 1 का 0 हो गया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो a साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, अवकलन। जैसे पहले हमने किया था उसी प्रकार से कर दिया इसको 2। अब जो है हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो दिए गए कोऑर्डिनेट का परिमाप, इससे पहले मैं ये लिख देता हूँ, चूंकि जो वक्र है वो इस आरंभिक रेखा के सापेक्ष का है, सममित है। तो जैसा वक्र ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो अगर हम ये ऊपर वाली लेंथ निकाल लें तो उसको डबल करते ही हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई आ जाएगी। तो दिए गए कोऑर्डिनेट का परिमाप जो होगा डबल हो जाएगा। तो चूंकि वक्र आरंभिक रेखा यानी कि थीटा इक्वल टू 0 के सापेक्ष क्या है, सममित है, मित है। तो अतः दिए गए कोऑर्डिनेट का परिमाप हो जाएगा पैरामीटर 2 इंटू आपका स्क्वायर रूट r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर डॉट डी थीटा। अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी थीटा इक्वल टू 0 से, और यहाँ पर ख़त्म होगी थीटा इक्वल टू पाई तक। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई स्क्वायर रूट r² यानी कि a² 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये r की वैल्यू होगी, और dr/d थीटा था a साइन थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। बस इसको इंटीग्रेट करना है। किस प्रकार से करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो a² को तो मैं रूट के बाहर ले लूँगा, तो a आ गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 2a इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, और पहले से है एक 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा। 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2√2 इंटीग्रेशन 0 से पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस के साथ 1 है तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 2√2 इंटीग्रेशन 0 से पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑलराइट, तो बस ये हो गया हमारा 2√2 इंटीग्रेशन 0 से पाई
1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 बाहर आ जाएगा √2 के रूप में, तो ये हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 से पाई और ये साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। साइन थीटा बाई 2 का समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2 और लिमिट 0 से पाई। क्लियर है? तो साइन थीटा बाई 2 का अवकलन साइन का होता है माइनस कोस, लेकिन ये थीटा का गुणांक जो है वो डिवाइड में होगा, तो ये 1/2 डिवाइड करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। अब हम क्या कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4 -2 कॉस पाई बाई 2 यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस और कॉस 0 यानी कि 1। तो हमारे पास इसका परिमाप कितना हो गया, वीट यहाँ से जो ए है वो मैंने मिसिंग कर दिया, ये ए आएगा यहाँ पे कि ओके, तो ए में वापस से ऐड कर देता हूँ, ये आएगा 4a, ये 4a, ये 4a और 4 × 2 8a। तो ये क्या हो गया, कॉर्डियोइड का पैरामीटर। अतः कॉर्डियोइड का परिमाप ये कितना हो जाएगा, 8a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें यहाँ पर प्रूव दैट लिखा गलत है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन। ये आपके पास एक अवकल समीकरण दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अवकल समीकरण जो दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है आपके पास dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस tan y/x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये क्या है, एक समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, जो y/x की जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में। तो इसको समघात अवकल समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं y/x को कोई नया वेरिएबल v, यानी कि y = v × x। तो y हमारा हो गया, तो हमें dy/dx भी चाहिए, तो अवकलन कर देंगे। तो dy/dx हो जाएगा v + x dv/dx। ठीक है, तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1 में ये सारे मान हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा dy/dx की जगह क्या रख देंगे, देखो v + x dv/dx इज इक्वल टू y/x की जगह v + tan v से v कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x dv/dx इज इक्वल टू tan v। अब हम चरों का पृथक्करण कर देंगे, यानी कि v को अलग कर देंगे और x को अलग। तो ये हो गया dx/x। इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन 1/10 आपका क्या होता है, cot v dv और इंटीग्रेशन 1/x dx। तो cot x का समाकलन होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin v। 1/x का क्या होता है, log x प्लस कांस्टेंट आएगा जिसको हम मान लेते हैं log c। अब log की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो sin v इज इक्वल टू log c × x। log से log कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग लेने पर, और sin v हो गया हमारे पास cx। लेकिन v में नहीं चाहिए, सॉल्यूशन y और x में चाहिए, तो v की जगह रख देंगे y/x इज इक्वल टू cx। ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक हल, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार की है, x² - 2xy - y² dx माइनस x + y का होल स्क्वायर dy = 0। अब ये जो इक्वेशन है कुछ m dx + n dy प्रकार की है, तो हम यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना m इज इक्वल टू x² - 2xy - y² और n हो जाएगा माइनस का x + y का स्क्वायर।
अब हम चेक करेंगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो पहले हम m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो m का y के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब ये होता है कि हम x को क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह मानेंगे और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x कांस्टेंट है इसका 0, 2x तो कांस्टेंट हो गया, y का हो गया 1, तो यहाँ से आ जाएगा -2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा -2y। तो एक तरीके से -2x + y। अब n का करते हैं x के सापेक्ष, तो डेल n अपॉन डेल x हो जाएगा माइनस, पावर है तो पहले पावर का अवकलन कर दिया x + y, और x + y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो डेल m अपॉन डेल y जो है आपका बराबर है डेल n अपॉन डेल x के। अतः समीकरण नंबर जो 1 है क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब हम इस इक्वेशन को जो है यथार्थ अवकल समीकरण, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले हम स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो m है उसका x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो m क्या दे रखा है, देखो x² - 2xy - y², x² - 2xy - y², इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष समाकलन का मतलब y कांस्टेंट, तो x का हो गया x³/3, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा xy²। ये कांस्टेंट है तो x मल्टीप्लाई हो गया, 2x का हो गया x² समाकलन और x² का समाकलन हो गया x³/3। स्टेप नंबर 2 जो होता है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ये जो अभी हमने समाकलन किया है इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x क्या होगा कांस्टेंट, ये 0, तो यहाँ से हो जाएगा -x² - 2xy। स्टेप नंबर जो 3 है उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में n में से ये माइनस कर देंगे अवकलन m dx। n आपका क्या था, n है हमारा -x + y का होल स्क्वायर, यानी कि -x + y का होल स्क्वायर, x² 2xy + y² लिखा जा सकता है। इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा +x² + 2xy। तो सॉल्व करेंगे तो -x² + x² 0 हो गया, -2xy + 2xy भी 0 हो गया, यहाँ से बचेगा केवल y²। इसका अब हम कर देंगे समाकलन। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन y² dy और y² का समाकलन हो जाएगा y³/3, और 1 और 3 स्टेप को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। अतः दिए गए यथार्थ अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का एडिशन। 1 में क्या आ रहा था, x³/3, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्लस आपका लास्ट स्टेप यानी कि y³/3 = कांस्टेंट, इसको मैं मान लेता हूँ c/3। अब मैं 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 3x² - 3xy² + y³ = कांस्टेंट c। ये गिवन इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10। ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं इसको। तो पहले अवकल समीकरण लिख लेते हैं। तो दी गई अवकल समीकरण हमें दे रखी है x + y p² = 1 + xy × p। इससे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो yp² - p माइनस, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं, -1 + xy × p + x = 0, यानी कि राइट हैंड साइड को मैंने 0 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके फैक्टर करूँ, तो फैक्टराइजेशन के लिए yp² - p - xyp + x, अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैं इसको टर्म को इस प्रकार से लिखता हूँ, yp² के साथ xyp लिख रहा हूँ, -p + x = 0। अब जो फर्स्ट 2 टर्म है, ये वाले जो 2 टर्म है, इसमें y और p कॉमन आ रहा है, तो yp मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से p - x बचेगा,
और माइनस कॉमन लिया तो p माइनस एक्स बचेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। p माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद में वाई पी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ से तो समीकरण 2 से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा p माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और p होता है आपका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और dy इक्वल टू एक्स डी एक्स। समाकलन कर लेंगे तो समाकलन करने पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट c1। तो c1 अपॉन टू मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1। ये हमारे पास क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 3। दूसरा नेक्स्ट फैक्टर मान लेता हूँ पुनः समीकरण 2 से। p माइनस एक्स फैक्टर हमने ले चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा फैक्टर है वाई पी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई पी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो यानी कि वाई इंटू पी यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। फिर से इसको चरों का पृथक्करण करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन से हो गया वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी टू अपॉन टू। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स प्लस सी टू, और इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सी टू। ये हमें इक्वेशन नंबर क्या देगा, इसको मैं 4 मान लेता हूँ। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिख देंगे। तो कंबाइंड रूप से लिखने के लिए एक काम करते हैं, या तो हम कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण अतः समीकरण 1 का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व दिस इक्वेशन। ये एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इससे सॉल्व करना है। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टू एक्स। तो ये हमारे पास ये क्या है, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। तो हमें सी एफ और पी आई निकालना है। तो पहले हम सहायक समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी की जगह एम पुट करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m माइनस टू का स्क्वायर, और हमें दो वैल्यू मिल जाएगी m इक्वल टू टू एंड टू। तो अतः पूरक फलन क्या मिल जाएगा, पूरक फलन सी एफ हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू द पावर m की वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है वो है ई की पावर 2x, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, यानी कि पी आई की वैल्यू। तो पी आई हो जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं नीचे ये लिख सकता हूँ डी माइनस टू का स्क्वायर, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको डी माइनस टू का स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू ई की पावर 2x। अब मैं d की जगह अगर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। तो d माइनस टू की पावर कितनी है, 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई की पावर 2x। ये फॉर्मूला होता है, अगर पावर r होती है 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r ई की पावर ए एक्स, तो ये होता है आपका x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ई की पावर ए एक्स। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो पी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर 2x। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण का जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। अतः दिए गए अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ रख देंगे और पी आई रख देंगे। सी एफ था सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर 2x, और पी आई है आपका एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर 2x। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पार्ट सी से है, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड दी पेडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये आपके पास परवलय दे रखा है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, पदीक समीकरण, पेडल इक्वेशन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें आपको जो वक्र दे रखा है उसका समीकरण लिख लेते हैं। दिए गए वक्र का समीकरण, ये आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, पदीक समीकरण। पदीक समीकरण के लिए सबसे पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएशन करेंगे। वाई स्क्वायर का हो गया 2y और y का dy/dx। 4a आपका कांस्टेंट है और x का क्या हो गया 1। ठीक है, x प्लस a का 1 हो गया। तो dy/dx आपको मिल जाएगा 2a/y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो वक्र के या पैराबोला दे रखा है ये कि बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई इक्वल टू dy/dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dy/dx आपका कितना है 2a/y, तो यहाँ लिख देंगे 2a/y x माइनस x। सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले ये जो y है इसको हटाते हैं, तो y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। इसको भी मैं इस प्रकार से 2a को भी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो 2ax। अब मैं कैपिटल X और कैपिटल Y में समीकरण बना लेता हूँ। तो 2a कैपिटल X माइनस स्मॉल y कैपिटल Y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये जो इक्वेशन थी उसको हमने इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो स्पर्श रेखा 3 पर मूल बिंदु ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू मॉड। अब मॉड को छोड़ सकते हैं हम, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कैपिटल X की जगह 0 रखेंगे और कैपिटल Y की जगह 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। केवल क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाई रूट कैपिटल X के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y के गुणांक का स्क्वायर यानी कि माइनस y का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास सरल रेखा का समीकरण ये है ax प्लस by प्लस c, तो किसी बिंदु अल्फा कोमा बीटा से डाले गए लंब की लंबाई होती है मॉड। इस बिंदु को हम गिवन इक्वेशन में रख देते हैं। तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी सरल रेखा पर बिंदु अल्फा कोमा बीटा से डाले गए लंब की लंबाई। हम कहाँ से लंब डाल रहे हैं यहाँ पे, मूल बिंदु से, यानी कि 0,0। तो अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। हमारे पास आ जाएगा c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, ये कैपिटल X का गुणांक और ये कैपिटल Y का गुणांक। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर ली। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमें समीकरण 1 में दे रखी है। तो 4ax प्लस a माइनस 2ax डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4ax प्लस a। ये हमने रखा है समीकरण 1 में। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पदीक समीकरण हमें निकालना है, P और R में एक संबंध निकालना है। P और R में संबंध में x और y नहीं आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 4ax माइनस 2ax, 4ax में से 2ax गया तो 2ax प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में आपके पास बचेगा 4ax प्लस 4a इंटू ए 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर से देखो 2a कॉमन आ गया तो x प्लस 2a बचेगा और नीचे से भी मैं
4a को कॉमन ले लेता हूँ, तो 4a कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 4 को ही कॉमन लेते हैं तो 2 के रूप में बाहर आएगा, और रूट ए एक्स प्लस 2a²। अभी मैंने केवल 4 को कॉमन लिया है रूट के बाहर, तो ये बचेगा ए एक्स प्लस 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, यहाँ से भी अगर मैं a को कॉमन लूँ तो सेम टर्म बनेगी मेरे पास x प्लस 2a। डिवाइड करेंगे तो किसी भी पूरे नंबर में रूट का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रूट ए एक्स प्लस 2a। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इसमें x है। तो x है तो हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले तो स्क्वायर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, तो p² इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a। इसको इक्वेशन नंबर में 4 दे देता हूँ। अब मुझे r भी लेके आना है यहाँ पे, सिंस हम जानते हैं कि r में क्या रिलेशन होता है, r² इक्वल टू x² प्लस y²। x² तो ठीक है, y² की जगह मैं वापस मान रख देता हूँ समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 4a, या फिर इसको हम x² प्लस 4ax प्लस 4a², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा r², और अगर मैं r लूँगा तो इसका रूट ले लेंगे तो x प्लस 2a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। तो समीकरण 5 से x प्लस 2a इक्वल टू r रख देंगे समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से हमें क्या मिलेगा, p² इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2a की जगह क्या लिख देंगे r। तो ये आपका क्या हो जाएगा पेडल इक्वेशन, जो कि दिए गए परवलय का क्या है, अभिष्ट पदीक समीकरण है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से कोई भी कार्टेशियन कर्व अगर आपको दे रखा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, पदीक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द asymptotes of the following cubic curve cut the curve again in 3 points which lie on the straight line this। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिपद वक्र जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई है। मिस्टेक यहाँ पर क्या है कि आपको वक्र का समीकरण ही नहीं दे रखा है इसमें। ओके, तो वक्र का समीकरण नहीं दे रखा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो वैसे ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एग्जैक्ट वक्र है वो मैं लिख देता हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन कभी इन फ्यूचर रिपीट होता है तो वो हम मिस नहीं कर पाए। ऑलराइट, तो जो वक्र का समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है, x³ माइनस 2y³ प्लस xy 2x माइनस y प्लस y x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका क्या है, वक्र का समीकरण दे रखा है। तो इस वक्र के लिए हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि ये जो वक्र की अनुस्पर्शी है वक्र को 3 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, और ये जो तीनों पॉइंट है वो किस पर स्थित है, इस सरल रेखा पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, दिए गए वक्र का समीकरण, दो आपको त्रिपद वक्र दे रखा है उसका समीकरण लिखते हैं, x³ माइनस 2y³ प्लस xy 2x माइनस वाई प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब सबसे पहला काम क्या है, इसकी अनंतस्पर्शियों को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसकी अनंतस्पर्शियों को ज्ञात करेंगे फाई मेथड से। तो फाई मेथड से हम क्या करेंगे, पहले तो एक चीज़ देखो कि इसकी क्या एक्सों के समांतर अनंतस्पर्शी है। तो x की अधिकतम घात क्या है, x³, इसका गुणांक है 1, 1 कभी भी 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। y की अधिकतम घात क्या है, y³, इसका गुणांक है -2, क्या ये 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो दिए गए वक्र की अक्षों के समांतर कोई अनंतस्पर्शी नहीं है, कोई
असिम्प्टोट अनंत स्पर्शी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है उसका समीकरण निकालेंगे, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्रकार की होगी। तो नाउ जो 3 घात का पद है उसमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे। तो ये आपका 3 घात का पद है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह m रखेंगे। तो 1 माइनस टू एम क्यूब प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर, ये आपका फाई 3 फंक्शन हो जाएगा। फाई 2 फंक्शन क्या होगा, जो 2 घात का पद है उसमें हम x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे। तो इस प्रकार से हमें फाई 3 और फाई 2 की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें अनंत स्पर्शी के लिए m का मान कैलकुलेट करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फाई 3m को इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो फाई 3m को 0 रखा हमने, तो 1 माइनस टू एम क्यूब जो भी आपका वैल्यू है प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एक काम करता हूँ, पहले एम क्यूब वाला टर्म लिख लेता हूँ। तो माइनस टू एम क्यूब फिर एम स्क्वायर फिर टू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा इक्वेशन को सही करने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि एम क्यूब का जो गुणांक है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप जो है, आपने फर्स्ट ईयर जो था, मतलब फर्स्ट पेपर जो था आपका, उसमें था आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसकी सहायता से भी इसमें m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो एक मेथड होता है इसमें कि हम इसका कोई एक रूट फाइंड कर लें, जो कि जनरली +1 -1 +2 या -2 में से आपको मिल जाएगा। 99% केसेस में अनंत स्पर्शी के जो केस होते हैं उसमें 1 या -1 ही आपको रूट मिल जाएगा, ओके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 रख के देखते हैं क्या हमें इसका रूट मिलता है क्या। तो m की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो 2 + 1 -2 -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यानी कि m इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक रूट है। m इक्वल टू 1 रूट होने का मतलब ये होता है कि m -1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर m -1 फैक्टर है तो हमें एक और फैक्टर भी चाहिए। अब ये और फैक्टर हम निकालेंगे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से। अब सिंथेटिक डिवीज़न कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर मैं गुणांक लिख देता हूँ इस इक्वेशन के। तो एम क्यूब का गुणांक, एम स्क्वायर का गुणांक, एम का गुणांक और कांस्टेंट टर्म, और जो एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एक, वो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट जो टर्म है उसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे। पहला स्टेप ये है कि जो एम क्यूब का गुणांक है उसको तो ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब हम एक चीज़ परफॉर्म करेंगे, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और ये क्या हो गया, 0। अब ये जो गुणांक है आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर के गुणांक दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 2m² + 3m + 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप इसके क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। आप कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके रूट कर लेते हैं। तो 2m + 1 और m + 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास m की क्या क्या वैल्यू हो गई, हर एक फैक्टर को 0 रखेंगे, 1 -1 माइनस का 1/2। तो हमें अनंत स्पर्शियों के लिए m के मान मिल गए। अब हम हर एक मान के लिए क्या करेंगे, c के मान कैलकुलेट करेंगे। नाउ c का जो मान है, आपके m की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो तीनों की तीनों वैल्यू अगर अलग अलग है तो हमें c का एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करेंगे, माइनस का φn-1 यानी कि φ2 अपॉन φ3 का डैश। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हर एक m के लिए। φ2 हमने कैलकुलेट किया था अभी m - m², तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, m - m² डिवाइडेड बाई φ3 का डैश। देखो φ3 क्या है, ये है आपका φ3, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे m के सापेक्ष। तो हम इसका अवकलन कर देते हैं, पहले इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे। तो 1 का अवकलन 0, -2m³ का हो जाएगा माइनस का 6m², 2m का हो जाएगा +2, ये -2m हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, तो m² - m हो गया, ऊपर वाले जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो गए, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 - 2m - 6m², ताकि थोड़ा सा क्लीन हो हमारा एक्सप्रेशन। तो ये हमारे c की वैल्यू होगी। अब एक एक m के लिए हम c का मान कैलकुलेट करेंगे। नाउ
m इज इक्वल टू -1 के लिए पहले -1 ले लेते हैं। तो -1 के लिए आपको क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू, इसमें एक्सप्रेशन जो है इसमें m की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस +1 अपॉन 2 + 2 - 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन -2 यानी कि -1। तो m इक्वल टू -1 के लिए c का मान भी -1 है। अतः अनंत स्पर्शी इस m इक्वल टू -1 के लिए अनंत स्पर्शी होगी y इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू भी -1 और c की वैल्यू भी -1। इसको हम एक साथ लिख देते हैं तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी पहली अनंत स्पर्शी हो गई m इक्वल टू -1 के लिए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी अनंत स्पर्शी कैलकुलेट करेंगे m इक्वल टू 1 के लिए। तो m इक्वल टू 1 के लिए हम c का मान निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे m स्क्वायर माइनस m डिवाइडेड बाई क्या था फॉर्मूला 2 - 2m, 2 - 2m माइनस 6m स्क्वायर। ऊपर आपका 0 है और नीचे क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम अनंत स्पर्शी कैलकुलेट कर लेंगे। अनंत स्पर्शी जो है वो हो गई y इक्वल टू m कितना है 1x प्लस सी। तो ये हो गई y इक्वल टू x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई दूसरी अनंत स्पर्शी। अब एक वैल्यू और बची है m की, m इक्वल टू -1/2। अब इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे c का मान। तो c इज इक्वल टू m स्क्वायर -1/2 स्क्वायर माइनस m, सीधा सीधा मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ 2 - 2m माइनस 6m स्क्वायर। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस 6/4। 6/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 और 1/2 मिलके आपको बनेगा 3/4 डिवाइडेड बाई ये 3 - 3/2 होता है 3/2 और 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 6/4, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल क्लीन हो। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। तो c का मान आ गया 1/2। तो अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, आता है अनंत स्पर्श। तो अनंत स्पर्शी हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस सी। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y इक्वल टू -x प्लस 1। और इसको उसी प्रकार से लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई अनंत स्पर्शी का समीकरण। तो जो हमें वक्र दे रखा था उसके लिए ये और ये टोटल 3 अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त हो गई। तो 3 डिग्री का वक्र था, 3 अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण लिखेंगे। इस प्रकार वक्र की अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण, कंबाइंड इक्वेशन अगर हम लिखें तो पहली इक्वेशन क्या थी, देखो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, फिर आपका x माइनस वाई था, फिर था x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अनंत स्पर्शियों का क्या है, संयुक्त समीकरण। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर को। तो पहले इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जो पहले हमें दे रखे थे। आगे और मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले काम करता हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने से मुझे एक्स वाई और एक्स वाई आपस में कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक एक टर्म को लेता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स और फिर माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर माइनस वाई से, तो ये मैंने माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और कहीं नहीं आ रहा है तो एक्स क्यूब लिख देते हैं। एक्स क्यूब के बाद में 2x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और कहीं भी अभी आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर वाई।
फिर है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर यही आ रहा है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर 2y³ फिर वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर और ये -2y², ये -y² बचेगा, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, 2xy और -xy मिलके बनेंगे +xy, -x + y = 0। इसको अब हम इक्वेशन मान लेते हैं, लाइक हमने अभी तक कितनी इक्वेशन मानी है, एक ही मानी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये क्या है, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो वक्र का समीकरण है उसमें से समीकरण नंबर अभी जो अनंत स्पर्शियों का आया उसको घटा देंगे, क्योंकि प्रतिच्छेदन ऐसे ही मिलता है, दो वक्र f1 और f2 का प्रतिच्छेदन कैसे करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, या फिर f1 - f2 = क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो हमने यही काम किया है, वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों को समीकरण को घटाने पर। तो वक्र का समीकरण क्या है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसे। तो ये हमारे पास वक्र का समीकरण दे रखा है, इसको मैंने कॉपी किया, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखो एक एक, x³ जो है वो घटाएंगे, x³ हट जाएगा, 2x² हट जाएगा, xy² हट जाएगा, xy हट जाएगा, -y² हट जाएगा और 2y³ भी हट जाएगा। केवल क्या बचेगा, 1। तो हमारे पास एक तरीके से क्या बचेगा, 1 + x - y = 0। या फिर अगर हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, मैंने 1 - 2 किया है, तो ये तो आपका 1 था, -2 करेंगे तो यहाँ पर -x + y बचेगा, बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल ये बचेगा। इसको अब हम जो हमें इक्वेशन दे रखा है उसकी फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा x - y + 1 = 0। ये क्या है, कि सरल रेखा का समीकरण है। तो इस प्रकार दिए गए वक्र को जो अनंत स्पर्शियां है असिम्प्टोट्स कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, n × n-1, 3 × 3 - 2, यानी कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तथा यह जो बिंदु है हमारे पास 3 सरल रेखा पर स्थित है। कौन सी सरल रेखा, x - y + 1 = 0 पर लाई करते हैं, पर स्थित है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। यानी कि हमें क्या करना है, बीटा और गामा फलन में क्या संबंध होता है उसको स्थापित करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बीटा और गामा फलन में ये रिलेशन होता है, बीटा m, m = गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m + n। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमें डायरेक्ट इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम गामा फलन की परिभाषा का यूज करेंगे। तो गामा फलन की परिभाषा से, तो गामा फलन की परिभाषा से क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax x⁻n - 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं गामा n/a⁻n। ये हम जानते हैं गामा फलन की परिभाषा से। ठीक है, अब यहाँ पर गामा n जो है उसको हम लिख सकते हैं, इस a⁻n को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a⁻n इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax x⁻n - 1 dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब गामा फलन में क्या होता है, हमें इस प्रकार से प्रूफ करना है, गामा m और गामा n। तो हम क्या करेंगे, इसको गामा m लाने के लिए सिमिलर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम दोनों पक्षों को e⁻−a⁻m-1 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। ठीक है, एक्स से क्यों नहीं किया, वेरिएबल से नहीं करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे और फिर चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, e⁻−a⁻m-1 = इंटीग्रेशन 0 to ∞
इसको हमने मल्टीप्लाई किया, देखो e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस वन, ये a की पावर n भी है, इसको भी हम इधर लिख देते हैं a की पावर n, फिर x की पावर n माइनस वन dx। तो इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो e की पावर को एक साथ लिख लेते हैं। तो e की पावर माइनस ए है, और एक चीज़ मैं यहाँ से मिस कर रहा हूँ, e की पावर माइनस ए एक्स की। तो e की पावर माइनस ए एक्स भी लिखना है हमें। तो e की पावर वाला टर्म्स को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो e की पावर माइनस ए प्लस वन इंटू एक्स, सॉरी ये नहीं होगा, e की पावर माइनस ए एक्स प्लस वन ये होगा, क्योंकि e की पावर माइनस ए एक्स है और माइनस ए है, तो माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन। फिर a की पावर m माइनस वन और n है, इनको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m प्लस वन माइनस m प्लस n माइनस वन, और x की पावर n माइनस वन dx। अब हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया गामा n e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस वन। अब अगर मुझे गामा m चाहिए तो मुझे इस टर्म का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन कर देता, दोनों पक्षों को जीरो से इन्फानाइट लिमिट में किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, ए के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है ए को अज्यूम करके चलेंगे, ए के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो क्या होगा ए के सापेक्ष समाकलन, गामा एन तो कांस्टेंट रहेगा, ए नहीं है यहाँ पे, जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए की पावर m माइनस वन डी ए इक्वल टू, इंटीग्रेशन किया हमने जीरो टू इन्फिनिटी का, और ये जो भी टर्म है उसको अभी के लिए हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया x की पावर n माइनस वन डी एक्स, और जो भी हमारे पास आएगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बना है आपका, ये e की पावर माइनस ए, अगर गामा फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, e की पावर माइनस एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स। अगर मैं x की जगह a लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस वन डी ए, ये किसके बराबर होगा, गामा m के बराबर। तो गामा फलन की परिभाषा से ये गामा m के बराबर होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। अब जो a से फ्री है उनको मैं एक साथ लिख लूँगा। a से फ्री क्या क्या है, x की पावर n माइनस वन, तो इसको मैं लिख दूंगा x की पावर n माइनस वन, और बाकी जो a की टर्म है उनको एक साथ लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स प्लस वन, ए की पावर m प्लस n माइनस वन डी ए, और डी एक्स को लिख दूंगा बाहर। तो ये हो जाएगा e टू द पावर, सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन है। ये जो है गामा फलन की परिभाषा यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। क्या परिभाषा है, जो शुरू में हमने देखी थी कि e टू द पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन क्या होता है, गामा n अपॉन ए की पावर n। तो x की पावर जो n माइनस वन है वो गामा n में चला जाएगा, और यहाँ a की पावर क्या है, m प्लस n, तो ये हो जाएगा गामा m प्लस n डिवाइडेड बाई जो एक इस वेरिएबल का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा पावर में, तो x प्लस वन की पावर m प्लस वन। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है उसी की सहायता से हम इसको ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। गामा m प्लस एन क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको मैं इधर लिख लूँगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर m प्लस एन, और ये dx। ये बराबर किसके आ रहा था, गामा m इंटू गामा n के। इस गामा m प्लस वन को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इन जीरो टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स लिखो या x प्लस वन लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मैंने वन प्लस एक्स लिख दिया, इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस एन। अब ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है वो एक बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन की परिभाषा से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा m कोमा n, ये हो जाएगा गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस एन। और यही वो क्या है, रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीटा फलन की परिभाषा से, बीटा फलन की परिभाषा से, ठीक है, जो कि गामा एवं बीटा फलन में अभिष्ट क्या है, संबंध है।
तो ये था आपका बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है उसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 को। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं, दी गई अवकल समीकरण। तो इक्वेशन हमें दे रखी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। इसको एक काम करता हूँ, मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब मैं वाई क्यूब जो है उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपकी क्या है, बर्नौली प्रकार की इक्वेशन है। तो बर्नौली प्रकार की इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये बर्नौली इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं, माना 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू वी मान लेंगे। अगर मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर को वी मानता हूँ तो अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई की पावर -2, और अवकलन करेंगे तो -2 वाई की पावर -3। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और v का अवकलन हो गया डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें केवल दे रखा है 1 अपॉन वाई क्यूब। तो 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स जो है आपका बराबर हो जाएगा -1/2 डी वी अपॉन डी एक्स के। तो अतः समीकरण नंबर 1 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 डी वी अपॉन डी एक्स, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v। तो ये हो जाएगा v इंटू एक्स, या x इंटू वी लिख सकते हैं चाहे तो हम, x इंटू वी इक्वल टू आपका क्या है, एक्स क्यूब। अब ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन है। तो पहले तो मैं इस डी वाई अपॉन डी एक्स का जो गुणांक है उसको क्या करूँगा, 1 करूँगा। तो मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डी वी अपॉन डी एक्स हो गया माइनस का 2x इंटू वी इज इक्वल टू -2x क्यूब। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। अब ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जिसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि आई एफ हो जाएगा e की पावर v का गुणांक, और v का गुणांक क्या है, 2x माइनस के साथ। तो e टू द पावर -2x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर -x स्क्वायर क्या हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर। अतः समीकरण नंबर 2 का जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे, का व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का 2x क्यूब इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट dx। तो -2 ये हो गया, एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x स्क्वायर डी। अब इसका मैं क्या करूँगा, देखो समाकलन करने के लिए कांस्टेंट तो मैं मान लेता हूँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब समाकलन करने के लिए मैं प्रतिस्थापन का प्रयोग करूंगा, एक्स स्क्वायर को मान लूंगा t। अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तो 2x dx जो है आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अतः प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे इंटीग्रेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो चेंज नहीं करेंगे, माइनस ये जो 2x है और dx ये तो आपका क्या बन जाएगा, dt। तो हमारे पास बनेगा t e की पावर -t dt प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे बाई पार्ट्स। तो t e की पावर -t का समाकलन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही मैं कर देता हूँ। चलो माइनस को ऐसे कैसे रखता हूँ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन डॉट dt। यह आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी कि खंडस समाकलन हो गया, माइनस टी ई की पावर -t हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब e की पावर -t का फिर से समाकलन करेंगे तो -e की पावर -t प्लस कांस्टेंट c, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t प्लस 1 e की पावर -t प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा v e की पावर -x स्क्वायर। अब सारे मान रख देते हैं, v का मान भी मैं रख देता हूँ। v हमने माना था 1/y स्क्वायर, तो v की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1/y स्क्वायर
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और टी हमने माना था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस ई की पावर एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मैं ई की पावर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों तरफ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है, व्यापक हल, जो कि समीकरण एक का व्यापक हल है, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है, अचर गुणांकों की रेखिक अवकल समीकरण। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ जो अवकल समीकरण हमें गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। दी गई अवकल समीकरण डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ये हमें क्या दे रखी है, अवकल समीकरण। तो सबसे पहले तो सी एफ निकालेंगे, फिर पी आई निकालेंगे। तो इसके लिए सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण एक के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, डी की जगह एम पुट कर देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसको लिखूं तो एम माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एम के दो मान प्राप्त हो गए, एम इक्वल टू 1 एंड 1। अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका सी एफ, पूरक फलन सी एफ इक्वल टू, दोनों सेम रूट है तो सी वन प्लस सी टू एक्स, और वन के लिए हो जाएगा ई की पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पी आई का मान। पी आई कैसे निकलेगा, देखो पी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आपका फंक्शन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और राइट हैंड साइड में दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, डी माइनस वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अगर ई की पावर ए एक्स अगर किसी फंक्शन के साथ हो, ई की पावर ए एक्स और सम अदर फंक्शन एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं, डी की जगह रख देते हैं डी प्लस ए। तो हम यहाँ डी की जगह क्या रख देंगे, डी प्लस थ्री। तो डी की जगह डी प्लस थ्री रखा, माइनस वन का स्क्वायर, और ये ई की पावर 3x जो है अब आगे आ जाएगा, केवल बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन डी प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से काम करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 बाहर आएगा तो 4 के रूप में आएगा, और 1 प्लस डी अपॉन टू का पावर 2। अब ये तो हो जाएगा ई की पावर 3x अपॉन 4, 1 प्लस डी अपॉन टू की पावर 2 है, और ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 पावर हो जाएगी। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे, द्विपद प्रसार का, और इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू डी बाई टू प्लस 3 इंटू डी बाई टू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो भी आएगा, क्योंकि आगे वाली सारी टर्म्स के लिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन होता है 2x और 2 बार अवकलन होता है 2, बाकी सारे अवकलन क्या हो जाएंगे, जीरो। डी क्यूब डी फोर सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो अंदर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस डी प्लस 3/4 डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। अब हम इस एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, तो ई की पावर 3x अपॉन 4, इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, बस इतना ही लेना है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे हमारे। तो ई की पावर 3x अपॉन 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक बार अवकलन करेंगे माइनस 2x, 3/4 दो बार अवकलन करेंगे तो 2। तो ई की पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो 3/8 ये 8 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। अब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो अतः समीकरण एक का जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल क्या दिया जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस
पी आई से। सी एफ पता है, पी आई पता है, तो वैल्यू रख देंगे C1 प्लस C2x ई टू द पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ई की पावर 3x अपॉन 8 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। तो इस प्रकार से हम ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये था आज का लेक्चर आपका, जिसमें हमने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर दिखा था 2024 के लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 2025 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपने जो फ्रेंड्स है, अपने जो कॉलेज फ्रेंड्स है या क्लासमेट्स है, उनके साथ अगर ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स का भी इसमें फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें 2025 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।